नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स यूनिट 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर जरूर आता है दोस्तों। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए वो भी मिल जाएगी, लास्ट में बताऊंगा कहाँ से मिलेगी। तो क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अटलांटिक क्षेत्र की और आर्थिक संतुलन के हस्ताक्षर के कारण बताएं, या 16वीं शताब्दी में अटलांटिक क्षेत्र के उत्कर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं। तो 16वीं शताब्दी के आर्थिक घटनाक्रम में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आर्थिक संतुलन अटलांटिक क्षेत्र को स्थानांतरित हो गया। 15वीं शताब्दी के अंत से स्पेन और इटली के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आने लगी। अमेरिका एशिया के देशों से व्यापार का लाभ इन देशों को होने लगा था, परंतु धीरे धीरे इटली, स्पेन आदि की अर्थव्यवस्था का पतन होने लगा। एक और जहां भूमध्य सागर अर्थव्यवस्थाएं तीव्रता के बाद यानी तेजी से पिछड़ने लगी थी, वहीं दूसरी ओर इसका स्थान अटलांटिक क्षेत्र के देशों इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस की अर्थव्यवस्था ले रही थी। इन देशों की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आ रही थी। यहाँ पर अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि भी हो रही थी, बाजार का विकास भी हो रहा था। सोने चांदी के आयात के कारण मौद्रिक अर्थव्यवस्था का प्रसार होने लगा था। भुगतानों में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा था। इस प्रकार 16वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना एक और भूमध्य सागर क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन तथा दूसरी ओर अटलांटिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता का आना था। नंबर 1 है दोस्तों, एंटवर्प का अल्पकालीन उत्कर्ष। इसमें क्या बताओगे कि फ्रांस के उत्तर पूर्व और लग्जमबर्ग के उत्तर में दक्षिण नीदरलैंड के क्षेत्र फ्लैंडर्स में स्थित एंटवर्प 16वीं शताब्दी के आरंभ में काफ़ी विकास कर चुका था। मध्य युग में फ्लैंडर्स की कृषि यूरोप में विकसित मानी जाती थी। एंटवर्प अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर पश्चिम यूरोप के लिए मसालों का मुख्य वितरण स्थल बन गया। जैसे जैसे एंटवर्प ने अपने समुद्र पारीय संबंध बढ़ाए, वैसे वैसे वह जर्मनी का धातु व्यापार का केंद्र बनता गया। परंतु 16वीं सदी के उत्तरार्ध में एंटवर्प की प्रगति रुकने लगी। नीदरलैंड, इंग्लैंड का महत्व बढ़ने लगा। समुद्री मार्गों से व्यापार का विस्तार हुआ। इससे महाद्वीप के भीतरी व्यापार व व्यापारिक विनिमय को धक्का लगा। मध्य यूरोप के धार्मिक युद्धों ने अर्थव्यवस्था और संचार को बुरी तरह प्रभावित किया। इससे एंटवर्प का स्थलीय व्यापार कमजोर पड़ने लगा। उस पर 1585 ईस्वी में स्पेन ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे एंटवर्प का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समाप्त हो गया। सेकंड है उत्तरी नीदरलैंड का उत्कर्ष। कि एंटवर्प के साथ ही उत्तरी नीदरलैंड में कृषि उद्योग और विदेशी व्यापार के क्षेत्र में प्रगति होने लगी थी। यहाँ पर मछली पकड़ने का उद्योग भी खूब पनपने लगा। 16वीं सदी में नीदरलैंड के उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, स्पेन द्वारा एंटवर्प पर कब्जा। कहते हैं 1585 ईस्वी में स्पेन ने एंटवर्प पर अपना कब्जा कर लिया। स्पेन उत्तरी नीदरलैंड में भी अपना प्रसार चाहता था, परंतु उत्तरी नीदरलैंड ने अपनी शक्तिशाली नौसेना से स्पेन का मुकाबला किया। इस लंबी लड़ाई में उत्तरी नीदरलैंड को फायदा हुआ। अब उसके विकास में और अधिक तेजी आई और प्रतियोगिता की क्षमता भी बढ़ी। उल्लेखनीय है कि दक्षिण नीदरलैंड के क्षेत्र से युद्धों के समय में अनेक प्रशिक्षित कारीगर, व्यापारी, साहूकार और उद्योगपति भी उत्तरी नीदरलैंड आए। इनके व्यावसायिक ज्ञान, उद्यमशीलता, पूंजी से उत्तरी नीदरलैंड के विकास को भी बल मिला। सेकंड है एम्स्टर्डम का उदय। कहते दक्षिण प्रांतों की बर्बादी व नए उद्यमियों और नई पूंजी के आगमन से नीदरलैंड का तेजी से विकास होने लगा। उस समय नीदरलैंड ने स्वर्ण युग में प्रवेश किया। एम्स्टर्डम
अंतर्राष्ट्रीय बाजार का केंद्र बनकर उभरा। वहाँ वस्तुओं के जो मूल्य तय किए जाते थे, सारे यूरोप में वही मूल्य लागू होते थे। यहाँ तक कि यूरोप, भूमध्य सागर, अमेरिका महाद्वीप आदि सभी जगह उत्तरी नीदरलैंड के लोग दिखाई पड़ने लगे। थर्ड है बाल्टिक क्षेत्र से व्यापार। कहते हैं उत्तरी नीदरलैंड का वाणिज्य व्यापार दो क्षेत्रों में बढ़ रहा था। एक और अमेरिका महाद्वीप, चीन और जापान जैसे क्षेत्रों में, दूसरी ओर यूरोप के बाल्टिक क्षेत्रों में बढ़ रहा था। यहाँ तक कि बाल्टिक सागर के व्यापार पर 1550 ईस्वी तक नीदरलैंड का ही दबदबा कायम हो गया। अब इन क्षेत्रों का 3/4 अनाज यूरोप के अन्य देशों को उत्तरी नीदरलैंड के क्षेत्रों से ही पहुंचने रहा था। इसके साथ ही यहाँ कृषि और उद्योगों में भी प्रगति हुई। कृषि का उत्पादन पूरे यूरोप के सभी देशों से अधिक था। चौथा है उत्पादन लागत को घटाना। कहते उत्तरी नीदरलैंड के लोग उत्पादन की लागत घटाने में भी काफ़ी निपुण थे। उत्पादन की लागत कम से कम रखी जाती थी ताकि माल कम मूल्य पर बेचा जाए। यहाँ के मजदूर भी अधिक मेहनती थे, जिसके कारण मजदूरी की दरें ऊंची होने पर भी नुकसान नहीं होता था। नीदरलैंड का कपड़ा व शराब दोनों सस्ते होते थे। इस कारण बढ़िया और महंगा कपड़ा और शराब उसके आगे नहीं टिक पाते थे। अब है थर्ड पॉइंट, इंग्लैंड का उत्कर्ष। कहते हैं 16वीं शताब्दी में अटलांटिक क्षेत्र के तेज विकास का एक अन्य कारण इंग्लैंड का उत्कर्ष था। इंग्लैंड 15वीं शताब्दी में यूरोप में सबसे अच्छी ऊन का उत्पादक था। ऊनी कपड़ा बनाने की शिक्षा में भी कदम उठाए जा रहे थे। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था विकास की तरफ आगे बढ़ने लगी। इसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, ऊन और कपड़ों का निर्यात। कि इंग्लैंड 15वीं शताब्दी की तरह 16वीं शताब्दी में भी ऊन और कपड़े का निर्यात यूरोप के विभिन्न भागों में करने लगा। एंटवर्प ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी के व्यापारियों की नज़रें भी एंटवर्प में इंग्लैंड के ऊन और कपड़े पर थी। दूसरी ओर युद्ध के कारण इटली के कपड़े का उत्पादन कम हो रहा था। इटली जर्मनी की मांग को पूरा करने में असमर्थ था, तो जर्मन व्यापारियों ने इंग्लैंड से बना कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। सेकंड है अर्थव्यवस्था में गतिशीलता। कि 1520 ईस्वी से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आने लगी, जिसका मुख्य कारण निर्यात में बढ़ोतरी थी। हेनरी अष्टम ने अपनी रक्षा खर्च के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से पौंड का अवमूल्यन किया। इससे आयात निर्यात में भी वृद्धि हुई। कृषि योग्य क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। कपड़ा उद्योग का विस्तार हुआ। इंग्लैंड के लोगों का जीवन स्तर बढ़ा। इंग्लैंड में समृद्धि आने लगी व गतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। तीसरा है उत्पादन में विविधता तथा नए बाजार। कि हेनरी अष्टम के काल से ही व्यापार में विस्तार के प्रयास शुरू हुए। 1550 ईस्वी में आर्थिक गिरावट आई। यूरोपीय युद्ध से व्यापार भी अस्त व्यस्त हुआ, लेकिन फिर भी इन कठिनाइयों से सबक लेते हुए इंग्लैंड के कपड़ा उत्पादकों ने उत्पादन को विविध बनाया और नए बाजार खोलने का प्रयास किया। ऊनी कपड़े के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भी बनने लगी। खासतौर पर धातु के बर्तन उद्योगों का विस्तार होने लगा। चौथा है औद्योगिक विकास में तेजी। कहते हैं 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। इंग्लैंड एक और नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों से इमारती लकड़ी का आयात बढ़ाया, तो दूसरी ओर उस अपने विशाल कोयला भंडारों का दोहन शुरू किया। कोयले का ईंधन के रूप में व्यापक प्रयोग होने लगा। ईंटों के भट्टों, बियर बनाने, चीनी मिलों, शीशे, साबुन के कारखानों में कोयले से काम होने लगा। इसी समय अंग्रेजी कारीगरों ने हथियार बनाने का धंधा भी शुरू कर दिया। बर्तन व कोयले का भी निर्यात शुरू हुआ। पांचवा है व्यापारिक विस्तार। इंग्लैंड ने इस काल में व्यापार के विस्तार के प्रयत्न किए। वे यूरोप के अलावा दूसरे बाजारों में भी प्रवेश करने लगे। लंदन एक व्यापारी केंद्र के रूप में उभरा। लंदन में अच्छी बंदरगाह थी, जहां विशाल जहाज
आ जा सकते थे। यहाँ पर माल गोदाम, बैंक, बड़ी पूंजी वाली व्यापारिक संस्थाएं उभरने लगी। इन सारे कार्य में इंग्लैंड की सरकार ने भी व्यापारियों का साथ दिया और व्यापार की प्रगति के लिए शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आप देखते रहें। अगर इसकी पूरी PDF चाहिए, पूरे सभी नोट्स होगी, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं इसकी PDF फाइल भेज दूंगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।